तो शुरू करते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स निकालेंगे। वन लेयर सिस्टम के अंदर, टू लेयर सिस्टम के अंदर और थ्री लेयर सिस्टम के अंदर। वन लेयर सिस्टम आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इन्फिनिटली डीप एक होमोजीनियस मैस होता है, यानी वो हर डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टीज रखेगा। ओवरऑल होमोजीनियस होगा और लीनियर इलास्टिक होगा। ये हमारी assumptions होती हैं। तो वन लेयर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक इन्फिनिटली डीप लेयर है। टू लेयर सिस्टम के अंदर एक नीचे सबग्रिड आ जाता है, ऊपर एक लेयर आ जाती है। और आपके पास जो थ्री लेयर सिस्टम है उसके अंदर सबग्रिड सबसे नीचे होता है और उसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं। पेपर में कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन करनी है, अगर एक मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी गिवन होगा तो वन लेयर सिस्टम है। दो ई की वैल्यूज गिवन होंगी तो टू लेयर सिस्टम है। तीन ई की वैल्यूज गिवन होंगी तो थ्री लेयर सिस्टम है। तो हम वन लेयर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स। अब एग्जाम्पल 2.1 इधर लेंगे तो बुक से करते हैं। एग्जाम्पल 2.1 क्या है? फिगर 2.7 shows a homogeneous half space। होमोजीनियस हाफ स्पेस का लफ्ज जब भी होगा इसका मतलब है ये वन लेयर सिस्टम ही है। और दूसरी इंडिकेशन क्या है, देखो ई की एक वैल्यू गिवन है, पॉइसॉन्स रेशियो भी एक गिवन है। फिगर 2.7 shows a homogeneous half space subjected to two circular loads each 10 inch in diameter and spaced at 20 inch on centers. The pressure on a circular area is 50 psi. The half space has elastic modulus 10,000 psi and Poisson ratio 0.5. Determine the vertical stress, strain, and deflection at point A. This is located 10 inch below the center of one circle. तब इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगा उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इस वाले का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इस पर जो डिफ्लेक्शन आएगी उस पर भी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और स्ट्रेन के अंदर भी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला है इसके लिए, कौन कौन से हैं? बल्कि फिगर से करना है ये। और ये एक मिनट को, मेरे ख्याल है इसमें भी है। हाँ तो ये फिगर है। ये सिग्मा जी वाली जो फिगर है ना, यहाँ से वर्टिकल स्ट्रेस निकलेगा। अच्छा, स्ट्रेसेस जो होते हैं ना तीन तरह के होते हैं। एक वर्टिकल स्ट्रेस होगा, एक रेडियल स्ट्रेस होगा, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। तो सिग्मा जी जो है ये वर्टिकल स्ट्रेस होता है। सिग्मा आर जो है वो आपके पास रेडियल स्ट्रेस होता है। और सिग्मा टी में गिवन वो आपके पास होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये देखो, ये जो है सिग्मा टी जो है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। अगर आप अपने लोड के बिल्कुल एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे ले रहे हो ना, डिफ्लेक्शन या स्ट्रेसेस ले रहे हो, तो उस केस में सिग्मा टी और सिग्मा आर बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री के अलावा कोई और पॉइंट है, फिर आप सिग्मा टी ओवर क्यू यहाँ से फाइंड करते हो। तो सर ने नहीं दिया इसका मतलब है फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री के नीचे शायद फाइंड करना। अभी एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा। तो हमने वर्टिकल स्ट्रेस के लिए ये वाला ग्राफ इस्तेमाल करना है, सिग्मा जी वाला। रेडियल स्ट्रेस के लिए सिग्मा आर वाला। टेंजेंशियल के लिए अगर रिक्वायर्ड है तो सिग्मा टी वाला। ये आपके पास जो है एफ वाला जो ऊपर है, ये आपके पास है उसका डिफ्लेक्शन का, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब ये इसके अंदर नीचे लेबलिंग नहीं दी हुई उन्होंने फॉर्मूला शीट के अंदर से, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। तो फिर इस तरह याद रखना कि सिग्मा जी जो है आपके पास वो है वर्टिकल स्ट्रेस, सिग्मा आर जो है वो रेडियल स्ट्रेस है, सिग्मा टी जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ये आपके पास shear स्ट्रेस है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है किसी एग्जाम्पल वगैरह में इस्तेमाल किया हमने। और एफ आपके पास जो है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाला चार्ट है। तो अब हमने फाइंड, और जब आप सारे यहाँ से क्या कहते हैं स्ट्रेसेस फाइंड कर लेंगे और डिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे तो इस फॉर्मूले से आप स्ट्रेन निकालोगे। ये तीन फॉर्मूले हैं। ये आपके पास वर्टिकल स्ट्रेन है, ये रेडियल स्ट्रेन है, ये टेंजेंशियल स्ट्रेन है। तो तीन स्ट्रेन्स की टाइप है, तीन स्ट्रेसेस की टाइप है। और shear स्ट्रेस एक ही होता है, सिग्मा टाउ आर जी जो गिवन है। अब एग्जांपल में उन्होंने हमसे क्या मांगा हुआ है, वर्टिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन। तो जो वर्टिकल स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन आपसे मांगा हुआ है, तो आपने इन दोनों को क्या कहते हैं इस्तेमाल करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर। इज इक्वल 5 इंच, हमारा 10 इंच हमारे पास डायमीटर है, तो आपके पास रेडियस कितना हो गया, 5 इंच हो गया। कांटेक्ट प्रेशर कितना है, 50 psi, ये गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है, जी की वैल्यू, जी क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने फाइंड करने हैं ना चीजें, उसका सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस 10 इंच जी की वैल्यू होगी। और आपके पास इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो जी ओवर ए की वैल्यू जो है ना, अब जितने भी यहाँ पे ग्राफ्स बने हुए हैं आपके पास, इन सब में देखो वाई एक्सिस पे जी ओवर ए है। ये जो लाइंस हैं सारी, ये आर ओवर ए की वैल्यू है, आर ओवर ए की वैल्यूज। और ऊपर जोन सी आपकी क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो है, ठीक है।
तो जी ओवर ए हमारे पास पूरे सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। जी हमारा कितना है, 10 इंच है। हम पॉइंट को वर्टिकली तो नहीं मूव करें ना, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और ए तो आपके पास वैसे हाई रेडियस, तो जी ओवर ए हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट होगा, और वो हमारा कितना है, 2 है। 2 के इक्वल है। जी की वैल्यू 10 है, आर की ए की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 10 ओवर 5 2। जेड ओवर ए की वैल्यू 2 आ गई। अब आर जो है ना, आर क्या होता है, आर लोड के सेंटर से लोड के एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक का डिस्टेंस होता है। अगर अब हम इस टायर की बात करें, इस लोड की बात करें, तो जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है स्ट्रेस स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री उस पॉइंट से कंसाइड करे, तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस टायर की बात करें तो इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिस्टेंस है, 20 है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 20 इंचेस होगी। तो इस टायर के लिए आर की वैल्यू है 0, और इसके लिए है 20। तो जब आर की वैल्यू आपके पास 0 है, तो आर ओवर ए 0 हो गया लेफ्ट टायर के लिए, लेफ्ट रोड के लिए। और राइट वाले के लिए क्या हो गया, 20 डिवाइड बाई 5 4 हो गया। तब हमने सारी अपनी इनपुट्स निकाली हैं। अब हम पहले पहले फाइंड करते हैं सिग्मा जी, ठीक है, लेफ्ट लोड की वजह से। ये जो हमारा है लेफ्ट साइड वाला लोड, ये वाला ग्राफ। अब जेड ओवर ए हमारे पास है 2, और आपके पास वो क्या है, 0 है, आर ओवर ए लेफ्ट लोड के लिए। तो ये आगे जाके तकरीबन कितना बनेगा, यहाँ पे मेरा ख्याल है बन गया, मेरे को 25 से ऊपर है, 27 28 इस तरह कुछ है। तो हमारे पास क्या वैल्यू इधर, 28 है, ठीक है। 28 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, सिग्मा जी ओवर क्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 28। इसको रीअरेंज करेंगे, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी हमारी क्यू की वैल्यू, 50 psi, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे और आपके पास सिग्मा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा जी हमारे पास क्या है, 14 psi, ठीक है। और लेफ्ट लोड की वजह से हम रेडियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं, सिग्मा आर। उसके लिए जी ओवर हमारा 2 है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आर ओवर एच का 0 है, तो ये 0 वाला ये जा रहा है, इधर कहीं आ रहा है। ये कितना बन रहा है, कोई 17 18 लग रहा है। तो कितना है यहाँ पे, 16 लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 0.016 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो 0.016 आपके पास ये हो गया सिग्मा आर। तो सिग्मा आर आपने अब निकालिए, 0.8 इक्वल है। अब चूंकि लेफ्ट लोड के नीचे ही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो है इसका मतलब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसाइड करें इस लोड के लिए। तो जब ऐसा सिनेरियो हो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वो आपस में कोइंसिडेंट हो, तो सिग्मा आर सिग्मा टी के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे हमारा सिग्मा आर सिग्मा टी इक्वल हो गया 0.8। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने लेफ्ट लोड की वजह से वर्टिकल स्ट्रेस निकाला है। लेफ्ट लोड के लिए हमारे पास आर ओवर ए 0 था, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और वो कोइंसिडेंट है। और जी ओवर ए की वैल्यू वैसे कांस्टेंट आपके पास 2 की इक्वल होगी। तो आपने ऊपर वाले कर्व से सिग्मा जी फाइंड किया, फिर सिग्मा आर फाइंड किया, और आपको पता है सिनेरियो में सिग्मा आर और सिग्मा टी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम ये प्रोसेस पूरा का पूरा राइट वाले पे अप्लाई करेंगे। उसका आर ओवर ए हमारे पास 4 है, जी ओवर ए तो कांस्टेंट है। इसी तरह उसका सिग्मा जी हमने निकाला, ठीक है, उसका सिग्मा आर निकाला। लेकिन अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब है इसके लिए सिग्मा आर और सिग्मा टी इक्वल नहीं होंगे। तो हमें जाना पड़ेगा कर्व के ऊपर इसके। तो सिग्मा टी का कर्व कौन सा था, ये वाला। अब जी ओवर ए हमारे पास 2 है, ठीक है। और हमारे पास आर ओवर ए कितना था, इसका 4 था। लेकिन यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू हमें 2.5 गिवन है। और 2.5 के भी एंड पे अगर देखें तो ये देखें, ये 0.1 के करीब पहुंच रहा है आपके पास। तो अगर फिर वही आप एक तरह से एक्सट्रैपोलेट करो, काफी आगे लेके जाओ 4 पे, तो वो नियरली 0 ही हो जाएगी वैल्यू। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे देखो सिग्मा टी को क्या ले लिया, 0 ले लिया, ये 0। अच्छा, लेक्चर में अगर किसी को मैं कोई गलत बात करूँ ना, और किसी के पास नॉलेज हो तो पॉइंट आउट कर देते, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स मैंने भी इतने सारे नहीं लिए हुए। तो कोई गलती हो तो बता देना, ठीक है, किसी ने पढ़ा था अगर। जैसे सिग्मा टी आपके पास 0 हो गया। अब हमने इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड कर लिया है, और हमने रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी तीनों स्ट्रेसेस हमने इस पॉइंट पे फाइंड कर लिए हैं,
ड्यू टू द टू लोड्स, ठीक है। तो अब आप सुपरपोजिशन करोगे, सिग्मा जी दोनों के ऐड हो जाएंगे, सिग्मा आर दोनों के ऐड हो जाएंगे, और सिग्मा टी इसका 0.8 था और उस वाले का 0 था, ठीक है। तो आपके पास सिग्मा टी की वैल्यू आ गई 0.8 भी ऐसा आ गई। तो आपने सारे के सारे वो फाइंड करनी है स्ट्रेसेस। अब आपको अगला चाहिए स्ट्रेन। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे मांगा था वर्टिकल स्ट्रेस, लेकिन हमने तीनों स्ट्रेसेस फाइंड किए हैं, वर्टिकल भी, रेडियल भी, टेंजेंशियल भी। क्यों? क्योंकि हमें वर्टिकल स्ट्रेन के लिए ये दोनों स्ट्रेसेस चाहिए होते हैं। रिक्वायरमेंट थी इस फॉर्मूले की, इसलिए हमें फाइंड करना पड़ा। अगर हमसे वो स्ट्रेन मांगते ही ना, तब फिर हमें क्या कहते हैं जरूरत नहीं थी ये करने की। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर सारे इनपुट्स करेंगे। ई की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10,000 psi। ये ख्याल रखना कि पेमेंट के अंदर ना अक्सर जो इक्वेशन एम्पिरिकल है, तो यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, कौन सी इक्वेशन में कौन सा यूनिट प्लग करना है। जैसे इसमें 69 प्लग नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10,000 आपने ये सारी चीजें इसमें तो कर सकते हैं, लेकिन और इक्वेशन जैसी हैं जिसमें नहीं कर सकते आप। तो ई की वैल्यू 10,000 आपने डाली, सिग्मा जी आपने फाइंड किया, सुपरपोजिशन से कितना है 14.38, सिग्मा आर कितना है 2.10, सिग्मा डी कितना 0.8। तो यहाँ से आपके पास वर्टिकल स्ट्रेन आ जाएगा 0.00129। आपने वर्टिकल स्ट्रेन भी फाइंड कर लिया, आपने वर्टिकल स्ट्रेस भी फाइंड कर लिया। अब क्या रह गया? डिफ्लेक्शन रह गया 0.8 वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है। कितना पॉइंट नीचे सेटल करेगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कर्व है? ये वाला तीसरा कर्व है, ठीक है। वही जी ओवर ए आपने यहाँ से लेना है, आर ओवर ए आपने ये कितने यहाँ लेना है। पहले आप लेफ्ट लोड के लिए वैल्यू निकालोगे एफ की, एक वैल्यू आएगी। फिर राइट लोड के लिए आप यहाँ पे 2, यहाँ से 0, जो भी बन रही होगी 4 बन रही होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू लोगे। तो दो एफ की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, एक ड्यू टू द लेफ्ट लोड जो कि 0.68 आई है, और एक ड्यू टू द राइट लोड जो कि 0.21 आई है। तो अब आप दोनों को सम करोगे, इन दोनों वैल्यूज को, लेफ्ट लोड और राइट लोड के लिए। और आपके पास अच्छा। इक्वेशन क्या है ये देखो, ये इक्वेशन है डिफ्लेक्शन के लिए, डब्ल्यू इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू क्यू ए ओवर ई इंटू एफ। एफ आपने लेफ्ट लोड और राइट लोड का सम कर लिया, ये आपको पता है, ए आपको पता है, ठीक है, और ई आपको पता है। तो यहाँ से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा आपने मसलीन, ये एक कहते बात हैं सुनो पहले। हाँ हाँ। यार, ये जो अगर उसमें हमारे पास जहाँ पे हम सिग्मा आर और सिग्मा टी सेम लेते हैं, तो हम सिग्मा टी वाले से निकालेंगे, सिग्मा आर वाले से निकालेंगे? सिग्मा आर वाले से निकाल लो। सिग्मा तो आना भी क्यों? सेम, आना भी सेम ही चाहिए सेम नहीं आ वैसे। रहा, सेम नहीं आ रहा ना, तभी कह रहा था। नहीं आ रहा सिग्मा सेम? सिग्मा टी वाले से मेरे ख्याल है सेम आ रहा है, वो उसके बुकले के मुताबिक आ रहा है। सिग्मा आर वाले से वो आ रहा है, अलग आ रहा है। क्या? वैसे मैंने ये ट्राई नहीं किया, लेकिन चलो अगर एक्सेस सिमेट्री वाले किसी तब तो इक्वली आ रहे हैं, तो फिर सिग्मा टी इज इक्वल टू 0 इक्वल नहीं आ रहे वाकई में। चलो फिर क्या कर रहे हैं। हम्म, इस केस में तो अब अगर आपके पास एक्सेस सिमेट्री को कंसाइड नहीं करा, तो फिर दोनों के तो वैसे ग्राफ्स यूज करने हैं। और अगर आपने ये कहते हैं एक वैल्यू लेनी है, वो सही आने देती सिग्मा आर से अभी, ये वाली सिग्मा टी से कितनी आती है, ट्राई करते हैं। आप आर अगर और इसको ये देखो ना, इसको देखो ना अगर, तो इसकी टू वाली लाइन और उसकी टू वाली लाइन अलग जगह पे कंसाइड कर रही है उसके साथ, जीरो वाली लाइन के साथ। मुझे तो ये मोरल सेम ही लगी है। ये देखो, यहाँ पे तकरीबन कितना बन रहा है, 16 के करीब बन रहा है। और इसमें अगर देखें, ये देखो सेम ही है यार। अच्छा, ये इसमें देखो, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन है इसकी जो सीधी जा रही है, सही है। सॉरी, मैं वो कंफ्यूज कर रहा था नीचे वाली लाइन के साथ। आने सेम ही आ रहे हैं, सेम आने हाँ भी ठीक चाहिए। है, सही है, सही है, सेम है। तो आपने क्या कहते हैं यहाँ से डिफ्लेक्शन फाइंड कर ली। तो इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड क्या था? वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल स्ट्रेन निकालने के लिए आपको बाकी दो स्ट्रेसेस भी निकालने पड़े, रेडियल और टेंजेंशियल, ठीक है। और वर्टिकल एंड पे आपने जो डिफ्लेक्शन निकालनी है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है, स्ट्रेसेस चार्ट से निकलेंगे। और डिफ्लेक्शन के लिए आप लेफ्ट की वैल्यू फाइंड करोगे, और फिर उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आप निकाल लोगे अपनी डिफ्लेक्शन। और अगर दो लोड जाए तो एफ की वैल्यू पहले लेफ्ट लोड से फाइंड करनी है, फिर एफ की वैल्यू राइट लोड से फाइंड करनी है, फिर दोनों को ऐड करके इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है। तो यूं आप क्या कहते हैं सारे स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स और वो निकाल लोगे जो डिफ्लेक्शन से पढ़ है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का?
ये रिजिड पेमेंट के जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हैं, ये किसी ने किए हैं? अभी तो हम फ्लेक्सिबल की करें हैं। वो मैंने अभी नहीं किए, अगर वो किसी ने किए तो इसके बाद फिर वो करवा दे सबको, ये किसी को आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 2.2 same as example 2.1 except that only left loaded area exists and the Poisson ratio is 0.3 as shown in figure 2.8. Determine the stresses, strains and deflection at point A. अब आपके पास जितने भी चार्ट्स हैं ना ऊपर, ये सारे 0.5 पॉइजॉन्स रेशियो के लिए होते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर पॉइजॉन्स रेशियो आपके पास 0.5 है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कह दिया, पॉइजॉन्स रेशियो कितनी है आपके पास, 0.3 है। तो अब आप ग्राफ्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अब आपको इक्वेशंस पे जाना पड़ेगा। इक्वेशंस क्या है इसकी, ये देखो, वर्टिकल स्ट्रेस के लिए ये इक्वेशन है, रेडियल स्ट्रेस के लिए ये इक्वेशन है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेन के लिए ये है, इस तरह पे रेडियल स्ट्रेन के लिए ये है, और आपके पास उसके लिए वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए ये इक्वेशन है। और अगर पॉइजन रेशो 0.5 करें तो वो इसमें सिंपलीफाई हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इक्वेशन जो हमने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि पॉइसन रेशियो हमारे पास 0.5 नहीं है। अगर पॉइसन रेशियो 0.5 होती तो आप सिंपली इन चार्ट्स को यूज कर लेते, क्योंकि सारे 0.5 पे बेस्ड हैं। लेकिन 0.5 नहीं है तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो क्या क्या इनपुट्स हैं, जी की वैल्यू चाहिए आपको, जो कि क्या होती है, वर्टिकल डेप्थ होती है, ये आपके पास रेडियस हो गया, और क्यू आपके पास क्या हो गया, कॉन्टेक्ट प्रेशर हो गया। इस तरह यहाँ पे वी जो है पॉइसन रेशियो हो गया। बाकी तो सारे कोई नया नहीं है। और हाँ, बस बाकी आपने इसमें प्लग ही करनी सारी वैल्यूज बारी बारी, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे इन्होंने A5 है, Q50 पे सही है, 10 इंच है। अब सिग्मा जी फाइंड किया है, तो इक्वेशन 2.2 से किया है। इक्वेशन 2.2, ये देखो ये, यहाँ पे Q की वैल्यू, Z की वैल्यू, Z की वैल्यू सारी डाल दी इन्होंने, 1 माइनस 1000, 25 और 100 यहाँ पे। तो यही अब इसमें मैं क्या ही समझाऊंगी, सारी इसमें बस प्लग ही करनी है वैल्यूज। सिग्मा आर के पैरामीटर सारे नोन है, वो उसमें इनपुट करने हैं ना, ईजी के पैरामीटर्स इनपुट करने हैं, ई आर के करने हैं, और यहाँ से डब्ल्यू की करने हैं। ये सब तब करना है जब पॉइसन रेशियो 0.5 की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपने उसी को ये 2.4 से ये सिग्मा, ये एप्सिलॉन सी निकाल लिया, यहाँ से आपने रेडियल स्ट्रेन निकाल लिया, ये आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकाल ली, और ऊपर आपने क्या कहते हैं सिग्मा जी और सिग्मा आर निकाल लिया। यहाँ पे नेगेटिव साइन जहाँ भी आएगा ना, तो उसका मतलब है टेंशन में है वो एलिमेंट, और पॉजिटिव साइन जाएगा वो टेंशन को शो करता है, वो सॉरी, उसको कंप्रेशन को शो करता है। जैसे यहाँ -0.25 पीएसआई है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टेंशन, पॉजिटिव साइन जाएगा वो कंप्रेशन को शो करेगा। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, एक तो उसके अंदर लोड सिंगुलर था, उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में दो लोड्स थे, ठीक है। और इसके अंदर फर्क ये है कि पॉइसन रेशियो 0.3 थी, जिसकी वजह से आपको इक्वेशंस पे जाना पड़ा, जबकि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पॉइसन रेशियो आपको 0.5 गिवन थी, जिसके ऊपर चार्ट्स बेस्ड हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, वो काफी इजी था। इसमें अगर दो लोड दे देते ना, वो तो फिर ये काफी लंबा और लेबोरियस रहता है। बाकी बस इक्वेशंस में आपने वैल्यूज पुट करनी है, सारी नोन है, बस आंसर आते जाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ दो। मुरसलीन यार, बुक में एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर मतलब जो मोर और लेस पॉइजन रेशियो डिफरेंट भी हो ना, तो सेम वैल्यूज ही आती हैं। तो इसमें थीटा जी और हम्म। जो बाकी डिफ्लेक्शन है वो सेम ही आ रही है, सिर्फ थीटा आर डिफरेंट आ रहा है। तो अगर पेपर में इस तरह हुआ कि डिफरेंट वैल्यू हुई पॉइजन रेशियो की, लेकिन अगर इक्वेशंस ना गिवन हुई, तो हम लोग को यूज करना है, टेबल यूज करना है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो आंसर सेम आ रहे हैं उससे। थीटा जी सेम आ रहा है, थीटा आर डिफरेंट आ रहा है। नेगेटिव टू यार पॉइंट फाइव अगर 0.25 इससे आ रहा है, लेकिन उससे प्लस 0.8 आ रहा है। तो वही टेंशन और कंप्रेशन ये वाला सीन है। नहीं, अगर 0.5 ठीक है। नहीं है फिर तो डेफिनेटली देनी चाहिए इक्वेशन, वो तो कंफर्म देंगे, वो नहीं तो फिर मसला बन जाएगा। और अगर ना दी हुई तो मैं कह रहा हूँ से कि ये टेबल से कर लो, क्योंकि बुक में लाइन लिखी हुई है सिंपल, वो उन्होंने तो किसी ऑब्वियस है, रीजन ये की सिर्फ पॉइंट कुछ तो फाइव का करना ही है ना, जाहिर है कौन कौन से खाली आंसर थोड़ी सेम आते हैं, लिखना। थीटा जी और आंसर से पहले कौन डिफ्लेक्शन कौन सेम से आती सेम आ है। रहे हैं। ये 14.2 और जो डिफ्लेक्शन है वो सेम ही आती है। थीटा जीरो डिफ्लेक्शन सेम आती है, ओके। थीटा जीरो डिफ्लेक्शन सेम आती है, स्ट्रेन्स ये तो इक्वेशन से आते हैं वैसे भी, ठीक स्ट्रेंस तो वही रिलेटिव ही होगा ना। है। डब्ल्यू और सिग्मा जी सेम आते हैं, ठीक हो गया।
यानी पॉइसन्स रेशियो का इम्पैक्ट मिनिमल है। मिनिमल है। वो बुक में एक लाइन लिखी हुई है, कंप्रेसिबल वाली कोई बात लिखी हुई है, समझ मुझे नहीं आई, लेकिन उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 0.5 का बोला। सिग्मा आर का क्या करेंगे फिर? सिग्मा आर इसमें कंप्रेशन में 0.8 आ रहा है, उसमें टेंशन में -0.2 आ रहा है, तो नहीं, उससे कितना फर्क है ग्राफ से? ग्राफ से तो ये काफी लिखा है फर्क है। ना, ये लिखा हुआ है इन्होंने, मेरा ख्याल है 8 है -0.25। ये 0.8 ग्राफ से आ रहा है और -2.5 इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, चलो ये भी सेटल हो गया। अब अगली एग्जांपल क्या है? A plate loading test using a plate of 12 inches diameter was performed on the surface of the subgrid. A total load of 8,000 pounds was applied to the plate and a deflection of 0.1 inch was measured. Assuming that the subgrid has Poisson ratio 0.4, determine the elastic modulus of the subgrid. तो पहले पहले तो हमारे पास एक लोड गिवन है और हमें डायमीटर गिवन है, तो हमने यहाँ से क्या निकालना है? एरिया निकालना है, वो सॉरी स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस क्या होता है? लोड ओवर एरिया। तो 8,000 ओवर पाई आर स्क्वायर, जो कि 36 पाई बनता है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 70.74 ये सही आ गई। अब आगे कौन सी इक्वेशन 2.10? इक्वेशन 2.10 ये है। यहाँ पे आपने क्या कहते हैं अपनी इसकी वैल्यू डाली। एक मिनट रुको। क्यू ए भी हमें नोन है, ठीक है, क्यू हमने निकाल लिया है। ये हमारे पास कितना है? 6 इंचेस है आपके पास। और पॉइसॉन्स रेशियो कितनी है आपकी? 0.4 है, तो उसका स्क्वायर 0.16 हो जाएगा। यानी सारे पैरामीटर्स नोन है। ये साइड पे चला जाएगा, डब्ल्यू नॉट इस साइड पे आ जाएगा। डब्ल्यू नॉट की क्या वैल्यू है देखो, गिवन है। एंड डिफ्लेक्शन ऑफ 0.1 इंच वाज मेजर्ड। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन नोन है आपके पास, इस साइड पे आ जाएगी। ई आपने निकालना है, आपको पॉइसन रेशियो भी पता है, क्यू भी पता है, ए भी पता है। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। हमने पहले जो एग्जांपल की थी ना, ये वाली जो 2.2 और 2.1 थी, इसके अंदर हमने फ्लेक्सिबल प्लेट एज्यूम की थी कि फ्लेक्सिबल प्लेट आपके पास वो है एज अ टायर की रिप्लेसमेंट है। फ्लेक्सिबल प्लेट जो है ना, उसका बिहेवियर सिमुलेट करता है उसके बिहेवियर को। एक टायर के दो तरह के प्लेट्स होते हैं, एक फ्लेक्सिबल एक रिजिड। आप देखो ये बना भी बात है नहीं पे, ये फर्क है। फ्लेक्सिबल प्लेट के अंदर प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, जबकि रिजिड प्लेट के अंदर प्रेशर देखो नॉन यूनिफॉर्म होता है। और फ्लेक्सिबल प्लेट के अंदर आपके पास डिफ्लेक्शन देखो इस नेचर की होती है कि एक्सेसिव सिमेट्री पे मैक्सिमम है और साइड में वो डिक्रीज करेगी, जबकि रिजिड प्लेट एज अ रिजिड मास नीचे सबसाइड होती है, तो इसकी कांस्टेंट आपके पास डिफ्लेक्शन होती है। तो पहले वाले हमारे सारे क्वेश्चंस जो थे वो फ्लेक्सिबल प्लेट के थे, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास रिजिड प्लेट का था। रिजिड प्लेट के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ये हमारे पास रिजिड प्लेट की डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। तो हमने वन लेयर सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबल प्लेट और रिजिड प्लेट, ये दोनों हमने इनके थ्रू सारी अपने रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस स्ट्रेन्स और डिफ्लेक्शन वर्कआउट कर लिए। तो वन लेयर सिस्टम अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बस यही करना है और भी कुछ करना है? यानी भाई 2 लेयर और 3 लेयर भी करना है। वो अगले 2 लेक्चर है इसी का पार्ट है? वो अगला एक है, आखिरी वाला भी मुझे भी नहीं आता, वो जिसको आता है वही करवा दे। अब हम चलते हैं आगे 2 लेयर और 3 लेयर सिस्टम के ऊपर। तो 3 लेयर सिस्टम तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 2 लेयर फिर भी सही है। तो उसमें वही कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबल प्लेट का और रिजिड प्लेट का। इसके कौन कौन से ग्राफ्स के बने फॉर्मूला शीट में? ये दो गिवन है।
टोटल लोड ऑफ 20,000 पाउंड। अब देखो यहाँ पे आपके पास टू लेयर सिस्टम है ना, तो दो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी आ गए, तो आपके पास पॉइसॉन्स रेशियो की वैल्यू आ गई, तो ये टू लेयर सिस्टम की निशानी है। A total load of 20,000 pound was applied on the surface of a two-layer system through a rigid plate, 12 inch in diameter. Layer 1 has a thickness of 8 inch and layer 2 has an elastic modulus of 6400 psi. Both layers are incompressible with a Poisson ratio of 0.5. If the deflection of the plate is 0.1 inch, determine the elastic modulus of layer 1. पिछले एग्जाम्पल की तरह वही फोर्स ओवर एरिया से आपने क्यू की वैल्यू निकाली, ठीक है। आगे अब आपने क्या निकालना है, पॉइसन रेशियो वर्कआउट वो मॉडुलस इलास्टिसिटी निकालना है। तो फ्लेक्सिबल प्लेट की डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपके पास ये है 1.18 पी ए ओवर ई टू, और यहाँ से एफ टू, ठीक है। एक मिनट, इक्वेशन 2.15 यहाँ से भी देख लेते हैं। ये इक्वेशन है, ये आपके पास डिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्यू आपके पास कॉन्टैक्ट प्रेशर है, ये आपके पास रेडियस है, ये आपके पास मॉडुलस प्लास्टिसिटी है, और आपके पास जो F2 है ये वही फैक्टर है जैसे पहले हमने क्या फैक्टर नहीं निकाला था रिफ्लेक्शन के लिए। तो आपने इस इक्वेशन से बेसिकली रीअरेंज करके निकाल ली यही F2 की वैल्यू है, ठीक है। E2 आपको पता है, E2 E1 ना पहली लेयर का है, E2 दूसरी लेयर का है। दूसरी लेयर का हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 6400 psi। तो E2 नोन है 6400 psi। Q आपने अभी फॉर्मूले से निकाला है, कितना आया 176.8 आया है, और यहाँ से A की वैल्यू की आपके पास 6 इंच है। और डिफ्लेक्शन जो ये है, डिफ्लेक्शन ये कितनी है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये 0.1 इंच, डिफ्लेक्शन 0.1 इंच है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी F2 की। अब जब आपके पास F2 की वैल्यू आ गई तो आपने अब जाना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो हम जाते हैं फिगर 2.17 पे। 2.17 कौन सी वाली थी, ये वाली, इसमें मेरा निकाल दिया है ऐसा। तो 2.17 पे आप आगे, आपके पास देखो F2 की वैल्यू आपको नोन है, आपके पास H1/A, H1 क्या है, पहली लेयर की वो है थिकनेस, वो हमारे पास कितनी है 8 इंच है। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है। तो H1/A की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, ठीक है। F2 की वैल्यू आपने अभी निकाली है अपने इससे फॉर्मूला को रीअरेंज करके 0.511, और ये कितना है H1/A 8/6 1.33। तो इन दोनों से आप देखोगे कहाँ पे आपस में मैच कर रहे हैं, जहाँ पर ये मैच करे होंगे ना, अ, उस पॉइंट पे E1/E2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। E1/E2 अब हम देख भी लेते हैं, इधर करेंगे, ये कितना 0.511 है और वो 1.33 है। 1.33 कोई यहाँ शायद बन रहा इधर, और वो कितना था 0.511, देखो मोर लेस ये 5 वाली लाइन बन रही है, देख रहे हो। तो E1/E2 की वैल्यू क्या है 5 पे, E1/E2 इज इक्वल टू 5, और E2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6400 थी, तो E1 कितना हो जाएगा 6400 इंटू 5, तो हमारे पास 32,000 psi वैल्यू आ गई किसकी, फर्स्ट लेयर की मॉडुलस प्लास्टिसिटी। ये बात याद रखनी है कि हर निचली लेयर की ना E1 की वो मॉडुलस प्लास्टिसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। जो टॉप पे लेयर है उसका मॉडुलस प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा, जो उससे नीचे है उसका उससे कम होगा। जो E3 अगर हो 3D सिस्टम के अंदर, तो वो वैल्यू E2 से भी कम होगी। ये आपके पास फ्लेक्सिबल पेवेंट की डिजाइन फिलॉसफी है कि हर अगली लेयर पिछली लेयर से वीकर होती है विद रिगार्ड्स टू द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। तो हमने एक रिजिड पेमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर ये तो गिवन डेटा ये मॉडुलस प्लास्टिसिटी निकाल लिया अपनी फर्स्ट लेयर का। काफी सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें कोई क्वेश्चन है या आगे चले। वो दो फॉर्मूलाज में डिफरेंस क्या है डिफ्लेक्शन के? कौन से दो, ये हम्म। इनकी बात करें हमसे, एक फ्लेक्सिबल के लिए एक रिजिड के लिए। ये गिवन होगा ना क्वेश्चन में? हाँ देखो, फ्लेक्सिबल में आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जाहिर सेंटर पे होगी, और रिजिड आपके पास एज अ होल डिस्प्लेस करता है, और उस पे जब हमने
पिक्चर देखी थी। इधर देखो, ये देखो सेंटर पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो सेंसिटिव है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, जबकि इस पे देखो सेंटर की गिर प्रेशर बहुत कम है एज कम्पेयर टू द साइड्स। तो इसलिए रिजिड की डिफ्लेक्शन जो है ना एट द सेंटर वो कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल। तो इसलिए देखो इसका 1.18 का फैक्टर है, उसका 1.5 का फैक्टर है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि रिजिड है। क्या? हाँ ये देखो, जहाँ रिजिड होती है वहाँ इंडिकेटेड होता है आपके पास क्वेश्चन में, यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा। ये देखो ये रिजिड फ्लूइड लिखा हुआ है। मुस्लिम यार, ये फिर इसका चार्ट दोनों का सेम ही है ना? कौन सा चार्ट? ये जिसमें से हमने फिर E1 E2 E1 और E2 निकाला है, हम्म। इस पे तो 1.5 QA वाला फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन चार्ट यूज हमने इसमें भी यही किया है। हाँ इसका एक ही गिवन है मेरा ख्याल है, तो वही हमने यूज करना है। सही। F2 भी देखो दोनों के अंदर आपके पास है, ठीक है। इस अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ये F2 है, दोनों में कॉमन है, H1/A दोनों में कॉमन है, E1/E2 दोनों में कॉमन है। तो आगे तो आपने इक्वेशन के मुताबिक ये रेंज करना है ना, तो मेरा ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि फॉर टू लेयर सिस्टम्स, डेमार्केशन नहीं की हुई कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। स्लाइड में से एक सैंपल गिवन है। 0.6। ये वाली फिर हम कर लेते हैं। Figure 2.20 shows a set of dual tires, each having a contact radius of 4.52 inch and contact pressure 70 psi. The center-to-center spacing of the dual is 13.5 inches. Layer 1 has a thickness 6 inches and elastic modulus 100,000 psi. Layer 2 has elastic modulus 10,000 psi. Determine the vertical deflection at point A, which is on the interface beneath the center of one loaded area. तो आपने अब इंटरफेस पे डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन होगी, ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की इंटरफेस पे कितनी डिफ्लेक्शन है एट दिस पॉइंट, वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले पहले तो हम निकालेंगे इसके अंदर अब देखो दो टायर्स है ना आपके पास, एक ही वाला लोड है, एक वाला लोड है। तो इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगी उसमें इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा, इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा। जैसे हमने पहले एफ की दो वैल्यूज निकाली थी ना, फिर उनको ऐड किया था वन लेयर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, हम एफ की क्या कहते हैं, दो वैल्यूज निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो इसके लिए अब हमने ग्राफ कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने जाना है फिगर 2.19 पे। 2.19 देखो। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी वो है, क्या क्या चीज डिटरमाइन करेगी, पहले पहले ग्राफ आपने देखना आप E1/E2 की वैल्यू कौन सी है। तो E1/E2 की वैल्यू के रिलेटिव आपने हमें ग्राफ चूज करना है। तो हमारे क्वेश्चन में E1 कितना है, 1 लाख है, E2 कितना है, 10,000 है। तो E1/E2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो अब हमने 10 वाला ग्राफ ढूंढना है। ये हमारे पास आ गया 10 वाला कर्व, ठीक है। ये जब पहले ग्राफ था ना, ये सरफेस डिफ्लेक्शन का था, और ये वाले सारे ग्राफ्स जो आपके पास है ये इंटरफेस डिफ्लेक्शन के लिए है, ठीक है। तो अगर सरफेस पे डिफ्लेक्शन मांगे ना, इधर आप आपसे मांगेंगे तो आप ऊपर वाले वो ग्राफ इस्तेमाल करोगे जो हमने पिछले एग्जांपल में किया है। और यहाँ पे हमसे इंटरफेस पे मांगेंगे तो इसलिए हम इंटरफेस के डिफ्लेक्शन वाले चार्ट्स पे आ गए हैं। तो E1/E2 हमने 10 लोकेट कर लिया। H1/A की वैल्यू क्या है, H1 हमारे पास है 6, ये हमारे पास कितना है 4.52 है। तो 6/4.52 कितना आ गया, 1.33 आ गया। तो आपके पास H1/A 1.33 है, E1/E2 कितना है, 10 है, 10। और यहाँ से वैल्यू जो थी, अब आपके पास ये जो लाइंस आ रही हैं ये वाली सारी, ठीक है, ये दोबारा R/A की वैल्यूज हैं।
जैसे पहले हमने देखा था आर ओवर ए की वैल्यूज है, और आर ओवर ए की वैल्यूज दोनों टायर्स के लिए डिफरेंट होंगी। इसकी आर ओवर ए की वैल्यू क्या होगी 0, और इसकी आर ओवर ए की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4.52। तो पहले वाले के लिए आर ओवर ए 0 है, और दूसरे वाले के लिए आर ओवर ए कितना है 2.99 है। ठीक है, तो आपने दोनों टायर्स की वजह से एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं इसकी आर ओवर ए आपके पास जहाँ है 0, आर ओवर ए 0 आपके पास, और एच 1 ओवर ए कितना है 1.33 है, 1.33 और 0, ये है 1.33, वही यहाँ पे कहीं आएगा, और वहां से कितना है 0, यहाँ पे कितना बन रहा है 0.56 मेरा ख्याल है। तो हाँ, ये 0.56 आपके पास। ठीक है, यहाँ से 0.56 आ गया। इसी तरह आप दूसरा फाइंड करो, वो कितना आ रहा है 0.28 आ रहा है, जो आर ओवर ए की वैल्यू 2.99 के अगेंस्ट है, यानी 3 के अगेंस्ट है। तो सुपर पोजिशन से हमारे पास एफ की वैल्यूज क्या आ गई, एफ की वैल्यू क्या आ गई, दोनों को ऐड करने से 0.84 आ गई। ठीक है, अब आपके पास एफ की वैल्यू आ गई है, आपने निकालना क्या है, आपने इंटरफेस पे डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो आप इक्वेशन 2.16 पे जाओगे, इक्वेशन 2.16 क्या है, ये। ठीक है, ये वर्टिकल इंटरफेस डिफ्लेक्शन के लिए ये इक्वेशन है। अब आपने एफ की वैल्यू फाइंड कर ली है, पी टू आपको पता है कितना है, क्यू आपको पता है कितना है, ये आपको पता है कितना है। तो सारी वैल्यूज प्लग करोगे, आपके पास वर्टिकल इंटरफेस डिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इन चार्ट्स के थ्रू एफ की वैल्यू निकाली, और उस एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू से इस इक्वेशन के थ्रू हमने इंटरफेस पे डिफ्लेक्शन निकाली। पिछले एग्जांपल पे हमने सरफेस पे डिफ्लेक्शन निकाली थी, अब उन्होंने सरफेस पे नहीं मांगी, अब उन्होंने इंटरफेस पे मांगी है। तो हमने इस एग्जांपल के अंदर इंटरफेस पे डिफ्लेक्शन निकाली है, जो कि हमारे पास दो डिफरेंट एफ की वजह से आई, क्योंकि दो टायर्स हैं आपके पास। तो अगर इंटरफेस डिफ्लेक्शन वाले एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इसमें अगर कोई सवाल है। मुरसलीन यार, ये इंटरफेस वाली डिफ्लेक्शन ये प्लेट के बिहेवियर पे तो नहीं डिपेंड करेगी ना, फ्लेक्सिबल या रिजिड, क्योंकि एक ही ग्राफ्स हैं इसमें तो। और तो यहाँ पे पढ़ भी देते हैं, बट हाँ, इसमें तो देखो इक्वेशन भी एक है, ग्राफ में कोई डेमार्केशन नहीं है, तो फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए। सही है। नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो टॉपिक खत्म हो गया, अगला आ गया, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम ही होगा। नीचे तो देखो सेंस भी ये बनती है, सेम ही होना चाहिए, ऊपर तो फर्क आएगा, नीचे तो लेकिन नहीं आएगा फर्क। अच्छा, अगली हमने करनी है, अब हम 3D सिस्टम पे आ जाते हैं। 3D सिस्टम काफी लंबा और रिगरस है ये। ठीक है, इसमें आपके पास अब एक तीसरी लेयर भी आ जाएगी, एक सबग्रिड होगा, और सबग्रिड के ऊपर आपके पास दो मजीद लेयर्स होंगी, और इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके पास तीन वैल्यूज होंगी मॉडुलस इलास्टिसिटी की, तीन पॉइसन रेशो होंगी। ठीक है, तो ये इसकी निशानी है। अब आपके पास यहाँ पर देखो, एक इंटरफेस वन ये है पहली और दूसरी लेयर का, और एक इंटरफेस टू है जो दूसरी और तीसरी लेयर का है। वर्टिकल स्ट्रेस इंटरफेस वन पे सिग्मा जी वन से डिनोट किया जाता है, इंटरफेस टू पे सिग्मा जी टू से डिनोट किया जाता है। रेडियल स्ट्रेस एट द बॉटम ऑफ टॉप लेयर कितना है, सिग्मा वन है, और आपके पास रेडियल स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ सेकंड लेयर वो कितना है, सिग्मा प्राइम आर वन। वो कंप्रेशन टेंशन का फर्क आता है, वैल्यू डिफरेंट आती नहीं आती वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास सिग्मा जी टू जो है वो इंटरफेस टू पे वर्टिकल स्ट्रेस है, और ये फिर दो उसी तरह ऊपर की तरह रेडियल स्ट्रेसेस हैं, एक एट द बॉटम ऑफ दिस लेयर, एक एट द टॉप ऑफ दिस लेयर। ठीक है, तो ये छह स्ट्रेसेस आपके पास, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास स्ट्रेन्स वगैरह सारी चीजें होंगी। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स में एग्जांपल से भी बेहतर समझ में आएंगे, बुक से देखते हैं इसको।
Given the 3-layer system shown in figure 2.30, with A is equal to 4.8 inch, Q is equal to 120 psi, H1 is equal to 6 inch, H2 is equal to 6 inch, E1 is equal to 400,000 psi, E2 is equal to 20,000 psi, and E3 is equal to 10,000 psi. Determine all the stresses and strains at the two interfaces on the axis of symmetry. ठीक है, अब दोनों इंटरफेसेस पे हमने ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करने हैं वो अपना जो रिक्वायर्ड चीजें हैं। अब आपके पास 3 लेयर सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो ये जो चार्ट्स बनेंगे ये वाले, इन चार्ट्स को हम एम्प्लॉय करेंगे, या फिर जो हमारे पास ये देखो ये कर्व्स हैं उन कर्व्स को हम करेंगे। तो कर्व्स जो है ना बड़े लिमिटेड चीजों के लिए, जबकि चार्ट्स जो है ना बड़े ये कॉम्प्रिहेंसिव हैं, सारी चीजें included हैं, और ये एग्जांपल है भी चार्ट से। अब एक मिनट मुझे दो जरा, मैंने उसका सारा इकट्ठे लिखा था करके मैं वो खोलता हूँ, एक मिनट में जरा। ये देखो, आपके पास इसमें 4 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए 3 लेयर सिस्टम के अंदर चार्ट सॉल्व करने के लिए। पहली पहली वैल्यू है K1 की, K1 किसकी इक्वल है E1 ओवर E2, K2 किसकी इक्वल है E2 ओवर E3, H किसकी इक्वल है H1 ओवर H2, और कैपिटल A किसकी इक्वल है A ओवर H2। अभी इसका हमारे पास जो चार्ट है इसमें पहले पहले आपने K1 की वैल्यू देखनी होती है क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे H की वैल्यू देखनी होती है, फिर H के बाद आपने K2 की वैल्यू देखनी होती है, फिर आपने A की वैल्यू देखनी होती है, फिर A की वैल्यू से आपको ये 4 पैरामीटर्स मिलते हैं, ZZ1, ZZ2, ZZ1 माइनस RR1, ZZ2 माइनस RR2। अब अगर आप Q को मल्टीप्लाई करवा दो ZZ1 से तो सिग्मा Z1 आ जाता है, अगर आप Q को मल्टीप्लाई करवा दो ZZ2 से तो सिग्मा Z2 आ जाता है। इसी तरह अगर आप ZZ1 माइनस RR1 को Q से मल्टीप्लाई करवा दो तो सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 आ जाता है। ये सारे जो है ना सिग्मा कौन कौन से हैं देखो, ये भी हमने पहले देखे थे थोड़ी देर पहले। देखो सिग्मा Z1, सिग्मा Z2, सिग्मा R1, सिग्मा R1 प्राइम, सिग्मा R2, सिग्मा R2 प्राइम। ठीक है, तो सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 कैसे आता है, ZZ1 माइनस RR1 को Q से मल्टीप्लाई करवा दो, और सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2 कैसे आता है, ZZ2 माइनस RR2 को Q से मल्टीप्लाई करवा दो। और यहाँ पर आपके पास जो वर्टिकल स्ट्रेन आता है वो ट्वाइस द रेडियल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो पहले पहले मैं अपने इस एग्जाम्पल के अंदर ये 4 फैक्टर्स फाइंड करेंगे K1, K2, H और A। पहले पहले आपने 3 लेयर के अंदर ये फाइंड करना है, अगर आप चार्ट से सॉल्व करोगे। अब K1 आपके पास क्या था E1 ओवर E2,
तो E1 हमारे पास कितना है, 4 लाख है, E2 कितना है, 20,000 है, तो K1 कितना आ गया, 20 आ गया। K2 क्या आपके पास होता है, E2 ओवर E3। तो E2 आपके पास कितना है, 20,000, E3 कितना है, 10,000 है, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये आपके पास होता है A ओवर H2। तो आपके पास H2 कितना 6 इंचेस है, ए की वैल्यू क्या 4.8 है, तो 4.8 ओवर 6 आपके पास 0.8 ए की वैल्यू आ गई। और H किसके इक्वल है, H1 ओवर H2। तो H1 ये आपके पास 6 इंच है, H2 भी 6 इंच है, तो H1 ओवर H2 कितना हो गया, 1 होगा। तो K1 20 है, पहले पहले आपने K1 लोकेट करना है। K1 20 इसका मतलब है ये बीच वाला कॉलम होगा हमारा, ठीक है। K1 के बाद अगली वैल्यू आपने लेनी है H की। H हमारे पास कितना आया है, H हमारे पास आया है 1, ठीक है। तो 20 के अगेंस्ट हम 1 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 0.25 है, 0.5 है, ये 1 आ गया, ठीक है। सेकंड कॉलम और 1 पे हम आ गए। अब इसके बाद हमने देखना है हमारे पास वो कितना है, K2 कितना है। K2 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आप 2 वाले पे आ जाओगे, ठीक है। तो हम सेंटर वाले कॉलम पे आ गए, यहाँ से 1 पे आ गए, इधर से हम 2 पे आ गए, ठीक है। अब अगली वैल्यू जो लिखी ना, ये वैल्यूज, ये ए की वैल्यूज हैं। ए हमारे पास कितना है, 0.8 है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो हम पहुंच के, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी सेंटर वाले कॉलम की, ये देखो ये 4 वैल्यूज होंगी ना, ये आपने लेनी है। तो हमारे पास ZZ1 कितना आ गया, अ, इधर का है, मैं ZZ1 है 0.12173, ये है आपके पास, ये ZZ1 का कॉलम है। ये 0.12173, ये आपके पास आ गई ZZ1 की वैल्यू, ठीक है। ZZ2 आपके पास कितना आया है, 0.05938, ये देखो 0.05, एक तो ये चार्ट है, कितना था पहले वाला, 0.12173, हाँ ये इसका अगला 0.05938, उससे अगला गया 1.97428, ये आपके पास आ गया है 1.97428, ZZ1 माइनस RR1। आपने बेसिकली ये 4 फैक्टर्स फाइंड करने हैं टेबल से, ZZ1, ZZ2, ZZ1 माइनस RR1 और ZZ2 माइनस RR2, ठीक हो गया। तो ZZ2 माइनस RR2 कितना हो गया, 0.9268, 0.09268, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले पहले आपने K1 की वैल्यू से अपना कॉलम डिटरमिन करना है, यानी कौन सा होगा, लेफ्ट वाला, मिडिल वाले, राइट वाले। K1 पहले से ये डिटरमिन कर लिया, फिर आपने H की वैल्यू से देखना है कि कौन से आपके H की वैल्यू, यानी ये वाले पे जाना है आपने, इस वाले पे जाना है, या फिर हमारे इस एग्जाम्पल में 1 था, तो पहले पहले K1 की वैल्यू, फिर H की वैल्यू, H के बाद फिर K2 की वैल्यू, K2 के बाद आप फाइनली A की वैल्यू, और A की वैल्यू के अगेंस्ट पे आपने 4 वैल्यूज ले लेनी है। कौन कौन सी, ZZ1, ZZ2, ZZ1 माइनस RR1, ZZ2 माइनस RR2, ठीक हो गया। तब आगे आपने फिर क्या करना है, स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं। अब ZZ1 को Q से मल्टीप्लाई करो, Q आपके पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास है 120 PSI, ठीक है। तो 120 को आप ZZ1 से मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा Z1 आ जाएगा। 120 को आप ZZ2 से मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा Z2 आ जाएगा। उसको इससे जो मल्टीप्लाई करवाओगे, ये चारों फैक्टर आपने फाइंड कर लिए उस टेबल से, ठीक है। अब सिंपली इनको Q से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सिग्मा Z1 आ जाएगा, सिग्मा Z2 आ जाएगा, सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 आ जाएगा, सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जब यहाँ से सिग्मा 1 आ गया, सिग्मा Z1 आ गया, सिग्मा Z2 आ गया, तो इन दो इक्वेशंस को रीअरेंज करने से सिग्मा R1 भी आ जाएगा और सिग्मा R2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 4 स्ट्रेसेस फाइंड कर लिए, सिग्मा Z1, सिग्मा Z2, सिग्मा R1, सिग्मा R2। अब कौन से रह गए, दो, सिग्मा R1 प्राइम रह गया, सिग्मा R2 प्राइम रह गया। तो सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 प्राइम का ये फॉर्मूला, सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 ओवर K1, ठीक है। सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, उसको आपने K1 पे डिवाइड करें तो ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो सिग्मा R1 प्राइम आ जाएगा। इसी तरीके से सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2 डिवाइड बाई K2, यहाँ से सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2 प्राइम आ जाएगा। इसको जब आप रीअरेंज करोगे, सारे वेरिएबल्स, सारी चीजें नोन है, सिर्फ ये सिग्मा R2 प्राइम अननोन है, तो ये निकलेगा। तो आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा Z1, सिग्मा Z2 निकाला, फिर इन दो इक्वेशंस को रीअरेंज करके आपने सिग्मा R1, सिग्मा R2 निकाला, फिर इन दो इक्वेशंस के
थ्रू आपने सिग्मा R1 प्राइम निकाला, सिग्मा R2 प्राइम निकाला, आपने सारे के सारे वो डिटरमिन कर लिए हैं स्ट्रेसेस। अब अगला काम है स्ट्रेन्स निकालना, ठीक है। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या कहता है इस क्वेश्चन में, determine all the stresses and strains, ठीक है, at the two interfaces on the axis of symmetry। हमने स्ट्रेसेस 6 की 6 निकाल लिए, अब हमने स्ट्रेन निकालना। स्ट्रेन कौन कौन से होंगे, एक एट द बॉटम ऑफ लेयर 1, एक एट द टॉप ऑफ लेयर 2, एक एट द बॉटम ऑफ लेयर 2 और एक एट द टॉप ऑफ लेयर 3, ठीक है। तो आपके पास ये सारे क्या कहते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगे जो आपने निकालने हैं। अब पहले पहले हम आ जाते हैं एट द, ये तो वही जो मैंने फॉर्मूले लिखे हुए ना, अपनी फॉर्मूले को देखो, रीअरेंज करके सारी वैल्यू उन्होंने निकाली यहाँ पे। जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी टेंशन को, और जो सी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी कंप्रेशन को, ठीक है। अब हम एट द बॉटम ऑफ लेयर 1 आ जाते हैं, एट द बॉटम ऑफ लेयर 1, ठीक है। तो एट द बॉटम ऑफ लेयर 1 का क्या फॉर्मूला है आपके पास स्ट्रेन का, मैं ये बात कर रहा हूँ वर्टिकल स्ट्रेन की, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेन जब निकलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन तो सिंपल इस फॉर्मूले से आ जाएगा, जो रेडियल स्ट्रेन है आपके पास 1/E1 सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1। सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 आपने कहाँ फाइंड किया था, ये फाइंड किया था, सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1। और E1 आपके पास क्या है, टॉप लेयर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इससे आपके पास EZ की वैल्यू आ जाएगी। EZ हमारे पास कितना आया है एट द बॉटम ऑफ लेयर 1, 5.92 इंटू 10⁻⁴, और ये डबल होता है सिग्मा आर ई आर के, तो सिंपली इसको डिवाइड करो और साइन नेगेटिव कर दो, तो आपके पास रेडियल स्ट्रेन आ जाएगा। तो आपने निकालना वर्टिकल स्ट्रेन है, उसको नेगेटिव करके हाफ कर देना, तो आपके पास करस्पॉन्डिंग रेडियल स्ट्रेन आ जाएगा। अब एट द बॉटम ऑफ लेयर 1 हमने कर लिया है, ठीक है, यानी हम ये कर चुके हैं एट द बॉटम ऑफ लेयर 1। अब एट द टॉप ऑफ लेयर 2 हमने करना है, ठीक हो गया जी। तो एट द टॉप ऑफ लेयर 2 आपके पास इजी निकालना है हमने, और सिग्मा वो ई आर निकालना है टॉप ऑफ लेयर 2, ठीक है। तो टॉप ऑफ लेयर 2 का आपके पास क्या फॉर्मूला है, इजी का 1/E2 सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 प्राइम। सिग्मा Z1 माइनस सिग्मा R1 प्राइम आपने इस फॉर्मूले से निकाला था, पहले आप वर्कआउट कर चुके हैं इसको, सिग्मा Z माइनस सिग्मा R1 प्राइम। और E2 आपके पास बीच वाली लेयर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और बीच वाली लेयर आपके पास क्या है 20 थ्रू निकाल लोगे एट द टॉप ऑफ लेयर 2 अपना वर्टिकल स्ट्रेन, और इस इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियल स्ट्रेन। अब हम आ जाते हैं बॉटम ऑफ लेयर 2 पे, ठीक है। तो बॉटम ऑफ लेयर 2 आपके पास क्या है ये बॉटम ऑफ लेयर 2, ठीक है। बॉटम ऑफ लेयर 2 का क्या फॉर्मूला हमारे पास 1/E2 सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2। सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2 आपने यहाँ पे निकाला था इस फॉर्मूले से, QZ2 माइनस RR2। तो आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे बॉटम ऑफ लेयर 2 पे, तो इजी आ जाएगा, इस इक्वेशन से एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और एंड पे टॉप ऑफ लेयर 3, ठीक है। तो बॉटम ऑफ लेयर 1, टॉप ऑफ लेयर 2, बॉटम ऑफ लेयर 2, टॉप ऑफ लेयर 3। टॉप ऑफ लेयर 3 का क्या फॉर्मूला है 1/E3 और सिग्मा Z माइनस सिग्मा R2 प्राइम, ठीक है। सिग्मा Z माइनस सिग्मा R2 प्राइम आपने सिग्मा Z2 माइनस सिग्मा R2 प्राइम आपने इस फॉर्मूले से निकाला था। E3 आपको पता है कितना है 10,000 पे सही है। तो यहाँ से आपके पास इजी आ जाएगा, और जब इजी आ गया है तो ऑटोमेटिकली उसको हाफ करके आपके पास क्या आ जाएगा ई आर आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमने एक और चीज देख रहे हैं, देखो आपके पास स्ट्रेन्स है ना, अब जैसे बॉटम ऑफ लेयर 1 और टॉप ऑफ लेयर 2 की अगर बात करें, तो उसकी वैल्यूज आइडेंटिकल आ रही है। देखो बॉटम लेयर 1 पे आपके पास स्ट्रेन कितना है 5.92 इंटू 10⁻⁴, और आपके पास टॉप ऑफ लेयर 2 पे कितना आया 5.92 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसी तरह बॉटम ऑफ लेयर 2 पे आपके पास कितना आया है 5.56 इंटू 10⁻⁴, और टॉप ऑफ लेयर 3 पे कितना आया है 5.56 इंटू 10⁻⁴। तो एक इंटरफेस के टॉप और बिलो डिफरेंट फॉर्मूला है, लेकिन आपके पास उससे क्या चीज़ सेम आती है स्ट्रेन सेम आता है आपके पास, और स्ट्रेन जो सेम आता है वो विद साइन सेम आता है आपके पास, ठीक है। तो ये हमने किया है एक 3 लेयर सिस्टम की स्ट्रेसेस, और हमने स्ट्रेन सारे फाइंड कर लिए। तो वे वैसे फॉर्मूला शीट में तो ना उसके वो गिवन है चार्ट्स, और ना ही इसका ये वाला आपके पास ग्राफ्स गिवन है, ये वाला भी मिसिंग है, और आगे ये वाले भी मिसिंग है, तो पता नहीं कराते नहीं आते, लेकिन बहरहाल ये इस तरीके से होना है।
ये सारे टर्म्स हैं इसके अंदर। पहले आप इसकी समरी क्या है, पहले आपने फाइंड करना है K1 K2 H A, ठीक है। पहले K1 टेबल में लोकेट करना है, फिर H लोकेट करना है, फिर K2 लोकेट करना है, फिर A लोकेट करना है। तो आपके पास ये चार वैल्यूज आ जाएंगी, GC1 GC2 GC1 माइनस R1 GC2 माइनस RR2। जब ये वैल्यूज आ गई, Q आपको नोन है, तो आपके पास सिग्मा C1 आ जाएगा, सिग्मा C2 आ जाएगा, इस इक्वेशन से सिग्मा R1 आ जाएगा, इस इक्वेशन से सिग्मा R2 आ जाएगा। अब आपके पास दो स्ट्रेसेस रह गए, सिग्मा R1 प्राइम सिग्मा R2 प्राइम। तो उसके लिए ये इक्वेशंस हैं, इनमें सारी चीजें नोन है, सिर्फ ये अननोन्स है जो हमें चाहिए, सिग्मा R1 प्राइम सिग्मा R2 प्राइम। रीअरेंज करोगे सिग्मा R1 प्राइम आ जाएगा, सिग्मा R2 प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अब सारे स्ट्रेसेस निकाल लिए, अब आपने स्ट्रेन्स निकालने हैं। तो बॉटम ऑफ लेयर 1 और टॉप ऑफ लेयर 2 पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, बॉटम ऑफ लेयर 2 टॉप ऑफ लेयर 3 पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला है उनके सारे ये लिखे हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूट करोगे अगर तो सेम आ रही है, तो इसका मतलब सही किया है, वरना फिर गड़बड़ है। तो यूँ आपके पास सारे स्ट्रेसेस आ जाएंगे वर्टिकल इन फॉर्मूला में से, और फिर उनको रेडियल स्ट्रेन के लिए ये वाली आपने यूज करनी है इक्वेशन, -12। तो थ्री लेयर सिस्टम आगे समझ, ये सारे इस वैसे प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, लेकिन पता नहीं आता भी नहीं आता ये वाला सवाल। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा, अभी चार्ट जो है ना, अगर चार्ट से सॉल्व करना है, तो वही आपने देखना है K1 और K2 की वैल्यू क्या है। आपके पास जोन से K1 की वैल्यू होगी, जो K2 की वैल्यू होगी, उसके रिलेटिव आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। अगर K1 2 है और K2 भी 2 है, ये वाला ग्राफ आपका होगा, ठीक है। अगर आपके पास K1 20 है और K2 20 है, तो ये वाला ग्राफ होगा। K1 20 है और K2 2 है, तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। आपने पहले पहले K1 और K2 से लोकेट कर लेना है अपना ग्राफ कौन सा है। उसके बाद इस साइड पे जो वैल्यूज लिखी है ना सारी, ये जो इस तरह ऊपर जा रहे हैं, ये वाले सारे, ये एच के अगेंस्ट है। जैसे ये वाला जो है H4 के अगेंस्ट है, ये H2 के अगेंस्ट है, ये H1 के अगेंस्ट है। और इस साइड से जो ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये देखो ये सारे, ये ए के अगेंस्ट है। ए की वैल्यू 0.4, ए की वैल्यू 0.2, ए की वैल्यू 0.8। तो जहाँ पे आपके आपके पास अपने ग्राफ लोकेट कर लिया K1 और K2 की वैल्यू से, ठीक है। तो आपने एच की वैल्यू और ए की वैल्यू देखना, आपने कहाँ कंसल्ट करी है। फॉर इंस्टेंस एच की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 0.8 है। 0.8 वाला देखो यहाँ से ऊपर आ रहा है, H1 वाला यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो ये तकरीबन यहाँ पर कंसाइड करेंगे, ठीक है। तो जहाँ से कंसाइड करेंगे, आपने लेफ्ट साइड पे जाके कौन सी वैल्यू ले लेनी है, हाफ RR1 माइनस ZZ1, ठीक है। आपके पास इस ग्राफ से क्या वैल्यू आएगी, हाफ RR1 माइनस ZZ1। और इनसे आपसे मांगा भी स्ट्रेन ही जाएगा, देखो से रेडियल स्ट्रेन मांगा है उन्होंने। और रेडियल स्ट्रेन का इन चार्ट से क्या फॉर्मूला है, RR1 माइनस ZZ1/2, जो यहाँ से आ जाएगा आपके पास RR1 माइनस ZZ1/2। और Q आपको पता होगा, E भी आपको पता होगा। तो यूँ आप ये कहते हैं अपना रेडियल स्ट्रेन निकाल लोगे। जैसे इसकी एग्जांपल ये देखो, ये for the same case as example 2.11, determine the radial strain at the bottom of layer 1 as shown in figure 2.32। और आगे अगर उसकी ना वो चेंज कर दें डेप्थ, तो फिर दोबारा निकालेंगे। तो एप्सिलॉन ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 400,000 है, क्योंकि एट द बॉटम ऑफ लेयर 1 निकालना है। और इस इक्वेशन में हमें क्यू चाहिए, क्यू हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 120 psi, ठीक है। और आप K1 K2 निकालोगे, H और A निकालोगे, उससे आप अपना ग्राफ लोकेट करोगे कौन सा है। उस ग्राफ पे देखोगे कौन सी कहाँ पे कंसाइड करें, उसके रिलेटिव R1 माइनस ZZ1/2 आ जाएगा। उसको इस इक्वेशन में डालोगे, जो रेडियल स्ट्रेन आपसे मांगा हुआ था वो आपके पास आ जाएगा, डिटरमिन द रेडियल स्ट्रेन। तो ये आपने चार्ट्स के थ्रू रेडियल स्ट्रेन फाइंड कर लिया। चार्ट्स का नाम क्या है, पीटी चार्ट्स। और टेबल कौन सा है आपके पास, स्ट्रेस फैक्टर्स का टेबल किसने दिया है अभी, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो। जॉन्स टेबल्स, ठीक है। टेबल और चार्ट दोनों से हमने थ्री लेयर सिस्टम के अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स निकाल लिए। टू लेयर सिस्टम भी हो गया, वन लेयर सिस्टम भी हो गया। तो हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर 1, 2 और 3 लेयर सिस्टम्स के अंदर स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स और डिफ्लेक्शंस वर्कआउट कर लिए। तो इस इन सब में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
अच्छा, सारे ये कह रहे थे कि ये जो हमारे पास मैंने कहा था ना फ्लेक्सिबल पेमेंट का FAA मेथड से डिजाइनिंग है, लेकिन सर ने देखो ये दिया हुआ चार्ट, तो फिर इस चार्ट से हमें डिजाइन करना पड़ेगा। इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट। रिजिड का फिर नहीं होगा ना इंक्लूडेड, क्योंकि रिजिड के चार्ट नहीं है। ये उस दिन हमने क्या कहते हैं एग्जाम्पल की थी उसकी, तो डुअल व्हील गियर हमारा आया था ना उस दिन। यार फिर डुअल व्हील रिजिड वाले एयरक्राफ्ट, नहीं इंक्लूडेड होंगे। पता नहीं यार, अब ग्राफ तो बहुत सारी चीजों की नहीं है, 3 लेयर सिस्टम की भी नहीं है। ये पता नहीं, अगर तो इसी शीट की बेसिस पे चलते हैं फिर तो नहीं आएगा, फिर 3 लेयर सिस्टम भी नहीं आएगा फिर तो इस तरह से फिर रिजिड पेमेंट का डिजाइन आपके पास किसी भी मेथड से नहीं है मेरा ख्याल है। ये देखो, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का है बाय आस्ट्रो मेथड, ये फ्लेक्सिबल, और ये आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट का एयरपोर्ट का डिजाइन है, रिजिड का तो कोई भी नहीं है। इसमें हमने कैसे करना है, देखो हमारे पास CBR की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। पहले पहले तो आपने चूज करना है ना आपका है कौन सा, डुअल टैंडम है या, अच्छा, दो ही गिवन है, डुअल टैंडम या डुअल व्हील। तो हमारा कौन सा था, हमारा था डुअल व्हील था। ये देखो, ये डुअल व्हील एयरक्राफ्ट डिजाइन जो था, तो हम उस पर आ जाएंगे डुअल व्हील के ऊपर। आपने वहां पे CBR की वैल्यू लेनी है। अब CBR की वैल्यू हमारे पास दो हो सकती है, एक तो हमारे पास सब ग्रिड की हो सकती है और एक हमारे पास सब बेस की हो सकती है, ठीक है। तो अगर तो हम सब ग्रिड की CBR की वैल्यू लेंगे तो सब ग्रिड से ऊपर जितनी भी पेमेंट की थिकनेस है वो सारी आ जाएगी। अगर हम CBR वैल्यू लेते हैं सब बेस की, तो सब बेस से ऊपर जितनी भी आपके पास पेमेंट की थिकनेस है ना वो सारी आ जाएगी। तो CBR की वैल्यू आपने क्या कहते हैं, यहाँ से पहले पहले चूज करनी है क्या है, वहां से आपने, अब फंक्शन 6 है तो 6 से आपने वर्टिकली डाउन आना है, फिर आपने ग्रॉस एयरक्राफ्ट वेट लेना है। वो हमारे का कितना था, 1,90,500। तो आपने अंदाजे से 1,90,500 को मेरे ख्याल है यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल बनेगा। तो आपने ग्रॉस एयरक्राफ्ट वेट के पास आ जाना है, वहां से फिर आपने राइट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एनुअल डिपार्चर्स पे आ जाना है। तो एनुअल डिपार्चर्स हमारे कितने थे, 16,000 कुछ थे, ठीक है। तो 15,000 के करीब करीब वाली वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ से आपने 15,000 के करीब जो जहाँ पे आप थे उधर आ जाना है आपने, और फिर आपने वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करना है। तो आपके पास पूरी पेमेंट की थिकनेस आ जाएगी अबव द सब ग्रेड, ठीक है। एसफॉल्ट जो सरफेस कोर्स है, क्रिटिकल एरियाज के लिए उसकी थिकनेस इस चार्ट में कितनी है, 4 इंचेस है। और नॉन क्रिटिकल की कितनी है, 3 इंचेस है। तो 4 इंचेस आपके पास टॉप लेयर की वो आ गई थिकनेस। सब ग्रेड के ऊपर टोटल थिकनेस आपको पता है कितनी है, अगर सब बेस का CBR गिवन है, अगर सब बेस प्रेजेंट है तो उसके ऊपर थिकनेस टोटल आपके पास आ गई। तो इन्हें रिलेटिवली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबकी थिकनेसेस आ जाएंगी। मैं, यानी फिगर ड्रॉ करके देखना ना तो सही समझ आएगा किस तरह में। पॉइंट ये है कि आप जिस चीज का वो इस्तेमाल करोगे ना CBR, तो उससे ऊपर की पूरी पेमेंट थिकनेस आ जाएगी। अगर आप सब ग्रेड की CBR इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऊपर की सारी थिकनेस आ जाएगी, अगर सब बेस की करते हैं तो आपके पास उससे ऊपर सारी थिकनेस आ जाएगी। अच्छा मुरसलीन यार, ये चार्ट समझा दोगे, जो दूसरा चार्ट है ये बना किससे है? कौन सा, यार ये जिसमें हमने एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया है, ये वाला नहीं वो स्लाइड में है जो सा स्लाइड में, हाँ किधर है, लास्ट जो है, ये वाला, नहीं नहीं लास्ट वाला, हाँ ये वाला। ये यार लास्ट वाला, लास्ट पे जो चार्ट है ना, बस ये वो 28 फिल्म है।
वो हाँ, ये रिजिड वाला में फिर होगा, फ्लेक्सिबल नहीं, इधर तो कोई नहीं है ना, वो रिजिड वाली में है अकाउंट में नहीं, तो। इसी 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 टेबल की बात कर रहा हूँ, 28 ये में। जो है, हाँ, ये 28 में जो टेबल है, 28 स्लाइड पे। हाँ, हाँ, ये तो मैंने कल समझाया था, आप थे नहीं इसमें। नहीं था ना मैं। इसमें आपने क्या कहते हैं, गियर टाइप लेनी होती है। मुझे रिकॉर्डिंग पड़ी, मैं तेरे पास एलिमी को भेज देना। एलिमी, इस पे हमने ये पूरा हाँ डिटेल ठीक में है, डिस्कस रिकॉर्डिंग किया हुआ दे है। दूंगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सही, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे देना, ठीक है। वहां से आपको क्या कहते हैं बेहतर समझ आ जाएगा। यार वो डिजाइन वाला बताओ ना। क्या? डिजाइन लेके उसके ऊपर सारे कन्वर्ट करते हैं, हम्म। हम्म। या फिर सब डुअल पे? क्या, मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे सारे डुअल गियर पे कन्वर्ट करते हैं या फिर डिजाइन पे कन्वर्ट करते हैं? हो? डिजाइन में ना चाहिए मेरा ख्याल है। मतलब तुम कह रहे हो पहले हम मैक्सिमम व्हील लोड निकालेंगे और वो जिसका मैक्सिमम व्हील लोड होगा उस पे हम सबको इक्विवेलेंट डिपार्चर वाला कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब इस केस में हमने पहले तो डुअल गियर अपनी आसानी के लिए लिए थे ना, फिर हमारे पास रीलोड हमने निकाल लिया और कॉरेस्पॉन्डिंग इस फॉर्मूले में लगा दिया, यानी इन दी एंड जो ये डिसाइड करना है ना कि कौन सा यहाँ पे टेबल लेना है, डुअल टैंडम लेना है या डुअल व्हील लेना है, तो ये आपका डिजाइन एयरक्राफ्ट ही गवर्न करेगा कि उसकी नेचर क्या आती है। अगर डिजाइन एयरक्राफ्ट हमारा ये वाला होता तो फिर मेरा ख्याल है आप डुअल टैंडम वाला लेते इधर ये। नहीं, कन्वर्ट कन्वर्ट भी सारे उसी में नहीं होंगे जो डिजाइन होगा? डिजाइन तो पता ही बाद में चलता है, डिजाइन निकालने में उसी इसका रोल होता है ये। नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, रोल है ही नहीं जो। तो फिर उसी में कर ले। क्योंकि देखो ना, जो आखिरी फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है वो डिजाइन के अगेंस्ट, एक डुअल डुअल के अगेंस्ट यूज हो रहा है ना। ये दो तीन एग्जांपल्स करके देख लो ना, इस तरह कंसिस्टेंसी अगर है तो ठीक है। वरना डुअल ले सब में। हाँ, पता नहीं, जो भी तरह ले ले, वो चेक कर लेना दो तीन एग्जांपल। यार एक मिनट रुको, एक मुझे मिला था अपने नोट्स में, ये भी कर लेते हैं। ये देखो, ये नोट्स है मेरे पास। आपके पास फॉर इंस्टेंस सीबीआर सब ग्रेड का गिवन है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए, इसके अंदर आपने सब ग्रेड के सीबीआर के अगेंस्ट क्रॉस वेट लिया, क्रॉस वेट के बाद एनुअल डिपार्चर आपके पास टोटल पेमेंट थिकनेस आ गई। फॉर इंस्टेंस हमारे पास वो कितनी आई है, 25 इंचेस आई है। इसी तरह सब बेस का भी सीबीआर गिवन था आपको, तो उसके अगेंस्ट आपके पास कितने हैं, 16 इंचेस आई है। तो अब इन ये कॉम्पोजिट थिकनेस है, ये आपके पास देखो टोटल है, ठीक है, और ये आपके पास सब बेस के ऊपर से है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सब बेस की थिकनेस आ जाएगी, और जो टॉप लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है आपके पास है, देखो ये 4 इंच क्रिटिकल एरिया में, ठीक है। तो 4 इंच वाली वो आ गई, तो टोटल आपको पता है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 16 में से 4, तो 12 इंच आपके पास बेस की थिकनेस आ जाएगी। तो सब बेस बेस और सरफेस कोर्स की थिकनेस हमने ये निकाल ली, ये हमारे पास सब बेस है, ये बेस कोर्स है, और ये आपके पास सरफेस कोर्स है। तो सीबीआर 5 किसकी थी, सब ग्रेड की वैल्यू थी ना, तो सब ग्रेड के सीबीआर की वैल्यू से टोटल पेवेंट थिकनेस आ गई आपके पास 25 इंच। इसमें 9 इंच आपके पास सब बेस है, 12 इंच आपके पास बेस है, और 4 इंच आपके पास क्या कहते हैं सरफेस कोर्स है।
और जब 16 इंच आपके पास वैल्यू आई तो वो सब बेस से ऊपर की थी, यानी बेस प्लस सरफेस कोर्स, और इन दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, सब बेस बन जाएगा। तो यही फिर बनता है इसका एक्सप्लेनेशन इन चार्ट्स की जो गिवन है आपके पास उसके अंदर रेफरेंस मटेरियल में। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल क्या है ये? या क्रिटिकल लॉन्ग हम तो मेरा ख्याल है क्रिटिकल पर डिजाइन करेंगे। नॉन क्रिटिकल सेक्शन पे आपके पास कम रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आप थिकनेस कम कर सकते हो लेयर्स की मटेरियल बचाने के लिए। ये हमेशा 4 इंच ही रहेगी फिर, जो भी केस हो हमारी केस? वो तो पता नहीं कल स्टेटमेंट सर कैसे देते हैं, शायद वेरी करनी पड़े। नहीं, 4 कौन से केस में होगी? क्या स्टेटमेंट हो तो 4 होगी? नहीं, नॉर्मली 4 ही है ना, हम क्रिटिकल के लिए डिजाइन करते हैं ना। डिजाइन तो 4 ही रहेगी आपके पास, लेकिन जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा वहां पे आप 3 इंच लोगे। मुस्लिम यार एक बात तो बताओ, हम्म। ये जो 2 लेयर सिस्टम था इसमें सिर्फ डिफ्लेक्शन फाइंड किए हमने? 2 लेयर के अंदर, एक मिनट, 2 लेयर किधर है? इंटरफेस के ऊपर और वहां पे। यहाँ पे तो अपने वर्टिकल इंटरफेस डिफ्लेक्शन फाइंड की थी एक, ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए फाइंड किया। और इस एग्जांपल में क्या किया था हमने? स्ट्रेसेस तो नहीं की ना आप? हाँ, स्ट्रेसेस नहीं किए, एक मिनट, स्ट्रेसेस का चार्ट है कोई वैसे? ये भी 2 लेयर सिस्टम है। और हाँ, स्ट्रेसेस तो फाइंड नहीं किए हुए। 2 लेयर के अंदर ये जो है ना इंटरफेस का स्ट्रेस, जैसे इस एग्जांपल में तो ये गिवन था। और वही है ना सर, फाइंड करने को वैसे दे भी सकते हैं। सर आपको कहते हैं कि मैं आपको ए और एच वन दे देता हूँ, ठीक है, ई वन और ई टू भी दे देता हूँ, हम्म। तो आप यहाँ से ऐसे आओगे, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाओगे, क्योंकि वैल्यू पता है तो सिग्मा सी निकाल सकते हो आप। सही। ये एक ही स्ट्रेस होता है मतलब इसमें? यानी देखो इस लेयर के ऊपर तो आपके पास टायर का स्ट्रेस है ना, ये देखो ये एटीपीएस आया हुआ है। तो आपके पास इंटरफेस के ऊपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ये स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा सी जो गिवन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये। सही हो। सही है, सही। पहला पहला ग्राफ किस चीज का है ये फॉर्मूला शेप? ये आपके पास है वर्टिकल इंटरफेस स्ट्रेसेस, यानी ए ओवर एच वन, ए आपके पास क्या है, रेडियस, एच वन पेरिमीटर की थिकनेस, ई वन ओवर ई टू आपके पास दोनों की मॉडुलाई जो है उनकी रेशो। और यहाँ से आप जब लेफ्ट साइड पे होगे या राइट साइड पे जिस तरीके से डाटा गिवन है, यहाँ पे सिग्मा सी ओवर क्यू है, क्यू आपके पास क्या टायर प्रेशर 80 psi, और सिग्मा सी आपके पास इंटरफेस स्ट्रेस है वो कितना था, 8 psi था। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इसमें डेटा है आप इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये नहीं जो अपना फॉर्मूला शीट के अंदर जो पहला पहला ग्राफ है? एक मिनट, तो फॉर्मूला के अंदर पहला है, फॉर्मूला के अंदर पहला, हाँ ये वाला है। सेम ही वाला है, वर्टिकल इंटरफेस स्ट्रेसेस वाला है, ये वाला नहीं है। 22 से ऊपर भी है ना ये? इससे ऊपर भी है वो ना तो एक और? वो तो और है, वो तो रिजल्ट के लिए, सही। फ्लेक्सिबल से ताल्लुक नहीं है उसका। सही है। वो कौन सी एग्जाम्पल में यूज हो रहा है? कौन सा, वही तो ओरिजिन में नहीं आता होगा। ना, वो किसी आता है किसी को यार, वो रिजिड पेमेंट। अच्छा, वो 4th वाला लेक्चर? हम्म। यार मुस्लिम भाई, वो जो सेकंड लास्ट ग्राफ है, इफेक्टिव रेजिलिएंट मॉडुलस वाला, वो कहाँ पे यूज होता है? वो कोई एग्जांपल ऐसी कोई कंसीडर हो ही नहीं रही। नहीं नहीं, सेकंड ये लास्ट तो ग्राफ आपके पास तो रिलेटिव स्लाइड टेंस। स्लाइड जो स्लाइड शेट 5 है ना उसमें इस्तेमाल होता है वो। सही है, वहाँ पे सही है। आपको ईयरली डेटा गिवन था हर साल का, तो आपने उसके ये कहते हैं अगेंस्ट वो निकालना था इफेक्टिव रोड बट सॉइल रेजिलिएंट मॉडुलस, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा। ओके हो गया मुस्लिम भाई, बस सही है। और इसमें ये देख लेना, ये इक्वेशन गलत थी, ये इसको सही वाली सर ग्रुप में भेजी हुई थी, मुझे याद नहीं क्या थी, लेकिन एक बार ग्रुप से देख लेना क्या इक्वेशन थी वो। सिंपल इसकी जो -2.32 पावर में सिंपल बस। एम आर की पावर में है ना, हाँ बस, और कुछ भी नहीं। इसलिए हमारा ठीक है, ठीक हो गया।
चलो भाई बस कंक्लूड करते हैं, अब हमारा वो रह गया रिजिड पेमेंट के अंदर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स। और सही क्या सीन है अभी, बस खत्म बस।